नारायण 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 नारायण। दोस्तों, जिन भी मित्रों ने मुझे कोरियन ड्रामास को सजेस्ट किया था, सबसे पहले जिन मित्रों ने मुझे सजेस्ट किया था, मैं उनके उपकार कभी भूलने नहीं वाला, कभी भूल नहीं पाऊँगा, क्योंकि उन्होंने मुझे कुछ ऐसी दुनिया में पहुँचा दिया है जहाँ से मुझे नहीं लगता कि मैं कभी वापस आ पाऊँगा। मतलब पहला कोरियन ड्रामा देखा, मैंने रिव्यू किया, तब तक मैंने दूसरा कोरियन ड्रामा देखना शुरू कर दिया था, और अभी मैं ये दूसरे कोरियन ड्रामा का रिव्यू कर रहा हूँ, तब तक मैंने तीसरा शुरू कर दिया है, और उसके भी 4 एपिसोड्स मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए हैं तीसरे कोरियन ड्रामा के। और मैं रोक नहीं पा रहा हूँ अपने आप को। दूसरा बहुत सारा कंटेंट देखना भी है, आप सभी मित्र और भी कई सारा कंटेंट सजेस्ट कर रहे हैं, पर मैं क्या करूँ, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। और मैं सच कहता हूँ दोस्तों, इसका एकमात्र कारण यही है कि जो साउथ कोरियन ड्रामाज है उनमें हमारी जो बॉलीवुड है, ख़ास तौर पर बॉलीवुड की जो फिल्में हैं, उनकी अपेक्षा भी ज़्यादा भारतीयता हमें साउथ कोरियन ड्रामाज में देखने को मिलती है। और वो देखकर इतनी मानसिक शांति मिली ना मुझे पिछले कुछ दिनों में, मैं बता नहीं सकता। पर 10 दिनों से मैंने करीब कोरियन ड्रामाज देखना शुरू किए हैं, और मैं बहुत बहुत अंदर से बहुत खुश हूँ, बहुत प्रसन्नता है, बहुत आनंद है अंदर। पिछले करीब काफ़ी लंबे समय से मैं कुछ ऐसा कंटेंट देख रहा था जिसे देखकर मैं अंदर से बहुत बहुत परेशान हो चुका था कि यार ये मैं क्या देख रहा हूँ, क्या हो गया है। जिस प्रकार का हमारे OTT प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट आ रहा है, हमारे जो भी बॉलीवुड के जो फिल्म मेकर्स वगैरह है, या दूसरा भी जो कंटेंट OTT प्लेटफॉर्म्स पर अभी आ रहा है, उसे देखकर सच में अंदर से बहुत दुख होता है कि क्या गया है भारतीय फिल्म मेकर्स को। वो क्या बना रहे हैं, किसी भी दृष्टि से वो भारत को तो बिल्कुल भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। और जब मैंने अभी कोरियन ड्रामाज, ये साउथ कोरियन ड्रामा में देख रहा हूँ ना, ये बात मुझे बहुत अंदर से खाए जा रही है, बहुत हर्ट कर रही है कि हमारे भारत की जो फिल्म इंडस्ट्री है, कला और साहित्य का क्षेत्र है, उसे आखिर क्या हो गया है। चलिए, आज इस कोरियन ड्रामा की हम बात करने वाले हैं। नेटफ्लिक्स पर कब रिलीज़ हुई इसकी पक्की तारीख तो यहाँ पर नहीं दी गई, पर पिछले करीब 1-1.5 महीने में ही इसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ किया गया है, और मैंने अभी इसे देखकर कंप्लीट किया। हिंदी में ये अवेलेबल है, और हिंदी डबिंग के बारे में भी हम आगे बात करेंगे। मैंने इट्स ओके टू नॉट बी ओके इसका जब रिव्यू किया था, तो उस समय मैंने आपको कहा था कि मैं जो दूसरी कोरियन ड्रामा मैंने जो देखना शुरू किया है, उसे देखकर मेरे कुछ ऐसे हालात हो गए हैं ना कि मेरे केवल आंखों से पानी नहीं बह रहा था। इस सीरीज़ को देखते समय मेरे नाक से पानी बहना शुरू हो गया था। मैं ऐसे आवाज़ कर के रो रहा था, फिर भी मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। मतलब वो मैं सच कहता हूँ, जीवन में मैं इतना कभी नहीं रोया हूँ। पिछली बार मैंने आपको कहा था ग्रे ऑफ द फायरफ्लाइज, जब मैंने ये एनीमे देखी थी, उस समय उसने बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग है वो एनीमे, बहुत रुलाया था उसने मुझे। पर मैं सच कहता हूँ, स्टार्टअप इस साउथ कोरियन ड्रामा ने सबसे ज़्यादा मुझे जीवन में रुलाया है। शायद ही मैं इतना कभी रोया हूँ पूरे जीवन में। और केवल ये एक आध एपिसोड की बात नहीं है, इस पूरी सीरीज़ में कई बार मैं बहुत रोया हूँ, बहुत हंसा हूँ। और वो रोना डिप्रेसिंग बिल्कुल भी नहीं था, वो अंदर से शांति देने वाला रोना था। इतना प्यार, इतनी मानवता, इतने ये जो कैरेक्टर्स है जो एक दूसरे के लिए इतना केयर करते हैं, किसी के द्वारा किए गए जो उपकार है, उन उपकारों को उन उपकारों का ऋण चुकाने के लिए वो जो करते हैं, जो कुछ भी है, मैं आगे और भी इस सीरीज़ के बारे में बात करेंगे, पर वो सारी बातें अंदर से बहुत 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 अंदर से हृदय को शांति देने वाली थी। और कई सारे मित्रों ने सही गेस किया था। मैंने नाम नहीं बताया था इट्स ओके टू नॉट बी ओके के रिव्यू में कि मैंने दूसरी सीरीज़ कौन सी देखना शुरू की है। बस मेरा एक्सपीरियंस बताया था कि मैं बहुत बहुत रुलाया उस सीरीज़ ने मुझे। और कई सारे मित्रों ने सही गेस किया कि मैं स्टार्टअप देख रहा हूँ, स्टार्टअप इस कोरियन ड्रामा को देख रहा हूँ। यानी आप समझ सकते हैं कि ये केवल मेरे अकेले के हालात नहीं है। जिन भी मित्रों ने इस सीरीज़ को देखा है ना, उन सभी के यही हालात है। और दोस्तों, सच कहूँ तो इस सीरीज़ का जो कंटेंट है ना, उसे अगर हम हमारे इंडियन फिल्म मेकर्स, खास तौर पर जो बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स है, उनकी दृष्टि से अगर हम इस सीरीज़ के कंटेंट को देखें, तो वो लोग इस सीरीज़ को और इस सीरीज़ के कंटेंट को रिग्रेसिव कहेंगे, कंजर्वेटिव कहेंगे, पिछड़ी हुई सोच वाला कहेंगे। क्योंकि आजकल हमारे यहाँ पर जैसी फिल्में बन रही है, वेब सीरीज़ वगैरह बन रही है, उनमें जिन बातों को, जिन पारिवारिक मूल्यों को, जिन मोरल वैल्यूज़ को,
जिन नैतिक मूल्यों को, जिन जीवन के आदर्शों को बहुत ही घिनौने तरीके से दिखाया जाता है, बहुत ही जैसे कोई रिग्रेसिव, बहुत ही पिछड़ी हुई जैसी जो तरीके से जिन बातों को हमारी फिल्मों और वेब सीरीज में दिखाया जाता है, उन्हीं पारिवारिक मूल्यों को, उन्हीं नैतिक मूल्यों को, उन्हीं फैमिली वैल्यूज़ को, मोरल वैल्यूज़ को, जीवन के आदर्शों को इस सीरीज़ में बहुत ही गर्व के साथ में दिखाया गया है, बहुत ही सम्मान के साथ में दिखाया गया है। हालांकि इस सीरीज़ का नाम स्टार्टअप है, उससे आप समझ ही गए होंगे कि यंग जनरेशन जिसके साथ में कनेक्ट हो सकती है, ऐसी इसकी कहानी है। स्टार्टअप्स को लेकर ही इसकी कहानी है, पर फिर भी इस सीरीज़ को देखने के बाद में आपको लगेगा कि किसी बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति के द्वारा, जो जीवन को समझता है, जीवन के आदर्शों को, जीवन जीने की कला को जो समझता है, ऐसे किसी सुलझे हुए व्यक्ति ने इसकी कहानी को लिखा है। पर दूसरी तरफ भारत में आजकल जैसा कंटेंट बन रहा है, जैसी वेब सीरीज, फिल्में वगैरह बन रही है, उसे देखकर ऐसे लगता है जैसे कुछ ब्रांडेड ज़ोंबीज के द्वारा ये सारा कंटेंट बनाया जा रहा है, और जो ब्रांडेड ज़ोंबीज बस कैसे भी करके फैमिली स्ट्रक्चर को, फैमिली वैल्यूज़ को, यहाँ की यंग जनरेशन को बस बर्बाद करना चाहते हैं। हमारी परंपरा, संस्कृति, इसको बस जो बर्बाद करना चाहते हैं, ऐसे कुछ ब्रांडेड ज़ोंबीज जैसे फिल्में, वेब सीरीज बना रहे हो, ऐसे लगता है, जिनके दिमाग में बस हवस के अलावा और कुछ भरा ही नहीं है, जो बस कैसे भी करके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, ओपन मैरिज, फक बड़ी, सेक्स बड़ी, मल्टीपल रिलेशनशिप्स, ये जो भी ऐसी बातें होती हैं, उनको कैसे भी करके वो लोग जस्टिफाई करना चाहते हैं। इसके लिए समाज, बुजुर्ग, पेरेंट्स, पारिवारिक मूल्य, हमारी संस्कृति, परंपरा, इनको जिस भी तरीके से हो सके वो बस बहुत ही ज़्यादा निगेटिव वे में हमारे सामने रखते जा रहे हैं। अब दोस्तों, जब मैं इस सीरीज को देख रहा था, स्टार्टअप को जब मैं देख रहा था, तो जिस भारतीय फिल्म के बारे में सबसे ज़्यादा विचार मेरे मन में आ रहे थे वो है थ्री इडियट्स। क्योंकि थ्री इडियट्स जो बातें हमसे कहती है, उसके बिल्कुल अपोजिट बातें स्टार्टअप ये सीरीज हमसे कहती है। दोनों का जो मैसेज है वो बिल्कुल एक दूसरे से अपोजिट है। अब थ्री इडियट्स की अगर मैं बात करूँ तो मैं सच कहता हूँ, मुझे भी बचपन में थ्री इडियट्स बहुत ज़्यादा पसंद थी। पर देखिए, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ती है, तब हमें पता चलता है कि थ्री इडियट्स ने जो बातें हमसे कही थी, उन बातों ने बस हमें अंदर से कमज़ोर किया है। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि थ्री इडियट्स ने जितना हमारा नुकसान किया है ना, उतना शायद ही किसी फिल्म ने किया हुआ होगा। अब ये थोड़ा सा किसी को अतिशयोक्ति लग सकती है, हाँ थोड़ी सी अतिशयोक्ति है इसमें, क्योंकि थ्री इडियट्स कुछ बातें अच्छी भी कहती है, पर जो एक बेसिक बात थ्री इडियट्स हमारे दिमाग में डालती है ना, वो बात बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। जैसे कि देखिए, थ्री इडियट्स में एक प्रकार से सुसाइड को रोमांटिसाइज किया गया है। सुसाइड के लिए वो फिल्म एजुकेशन सिस्टम को, पेरेंट्स को, टीचर्स को, दूसरों को दोष देती है। थ्री इडियट्स हमें अपने आप में कमियां खोजना नहीं सिखाती, वो हमें दूसरों में कमियां खोजना सिखाती है। कभी पेरेंट्स में, कभी एजुकेशन सिस्टम में, कभी टीचर्स में, समाज में, दूसरों में कमियां खोजना सिखाती है। इसके अलावा पेरेंट्स की जो डांट होती है, पेरेंट्स की जो मार होती है, या पेरेंट्स की तरफ से हम पर आने वाला जो प्रेशर होता है, या फिर हमारे जो घर के जो बुजुर्ग होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, उनकी जो त्याग है, तपस्या है, बलिदान है, या उन्होंने जिन गरीबी के हालातों में अपना जीवन जिया है, इन सब बातों को थ्री इडियट्स में जिस प्रकार से दिखाया गया है और स्टार्टअप में जिस प्रकार से दिखाया गया है, ये बिल्कुल ही एक दूसरे से अपोजिट है। अब देखिए, ये कैसे अपोजिट है इस पर तो मैं आपको बताऊंगा ही, पर उससे पहले एक सिंपल सी बात मैं आप सबको बताना चाहता हूं। जो भी लोग हमें हमारी कमियां खोजना सिखाते हैं ना, वे ही हमारे सच्चे हितैषी होते हैं। पर जो लोग, जो बातें हमें दूसरों में कमियां खोजना सिखाते हैं, कि भाई दूसरों पर दोष मढ़ना सिखाते हैं, हमारी असफलता के लिए जो लोग दूसरों में कमियां खोजना सिखाते हैं, वे कभी भी हमारे हितैषी नहीं हो सकते। हमें अपनी कमियों के लिए, अपनी असफलता के लिए खुद के अंदर ही झांक कर देखना चाहिए, खुद की ही कमियों को हमें खोजना चाहिए। दूसरों को दोष देकर कोई फायदा नहीं है। अब एक एक करके हम बात करते हैं। जैसे आत्महत्या के ही विषय को हम सबसे पहले लेते हैं। अब देखिए, थ्री इडियट्स में मैंने आपको पहले ही बताया कि आत्महत्या के लिए वो फिल्म कभी एजुकेशन सिस्टम को, कभी टीचर्स को, कभी पेरेंट्स को दोष देती है। अब इस सीरीज़ में भी ऐसा ही एक कैरेक्टर है जिसने आत्महत्या की हुई होती है, क्योंकि वो एक सैंडबॉक्स नाम के एक संस्था में आता है, जहाँ पर नए नए स्टार्टअप्स को मदद की जाती है, इन्वेस्टमेंट वगैरह आदि सब बातों के लिए नए स्टार्टअप्स को, नए एंटरप्रेन्योर्स को मदद की जाती है। तो एक व्यक्ति वहाँ पर आता है अपने नए स्टार्टअप को लेकर, पर उनमें से एक जो जज होता है, हान जी प्योंग, वो उस स्टार्टअप में कमियां निकालता है। उस नए युवा लड़के को कहता है कि भाई तुम्हारा स्टार्टअप सही नहीं है, इसमें कई सारे प्रॉब्लम्स है, ये जो बैटरी के सिस्टम पर तुम ये स्टार्टअप चलाने वाले हो वो तो 2 साल के बाद में बंद हो जाने वाली। जेन्युइन बातें वो उस व्यक्ति को, उस लड़के को बताता है। पर वो लड़का
वो सहन नहीं कर पाता कि भाई इसने मेरी कमियां कैसे बताई, उस कड़वी सच्चाई को वो सहन नहीं कर पाता और जाकर आत्महत्या कर लेता है। अब जो लड़का आत्महत्या करता है, उसका भाई उस हांजी प्योंग से, जो जज है जिसने कमियां बताई थी, उससे बदला लेना चाहता है कि भाई उसके कारण मेरे भाई ने आत्महत्या की, तुमने मेरे भाई को मारा है। ये बात वो बार बार कहता है, जैसे कि 3 इडियट्स कहती है ना कि भाई ये आत्महत्या नहीं, ये सुसाइड नहीं, ये तो मर्डर था। उसी प्रकार से वो भाई भी हांजी प्योंग को मर्डरर मानता है कि भाई ये हत्यारा है, इसने मेरे भाई को मारा है क्योंकि इसने मेरे भाई को कमियां बताई थी। अब इस सीरीज में आगे जाकर ये सीरीज हमसे यही कहती है कि उस भाई को भी ये अंदर से फील होता है बाद में कि भाई हांजी प्योंग ने जो कमियां बताई थी, जो कड़वी सच्चाई बताई थी, वो ज़रूरी है बताना। तो जो भाई अपने भाई की सुसाइड के लिए हांजी प्योंग को दोषी मान रहा था, उससे बदला लेना चाह रहा था, सीरीज में एंडिंग में ये दिखाया कि वो खुद हांजी प्योंग के पास जाता है और वो उससे कहता है कि आप मुझे मेरी कमियां बताइए। मैं समझ गया हूँ कि हाँ, कमियां बताना भी उतना ही ज़्यादा आवश्यक होता है और जो हमारी कमियां बताता है वही हमारा सच्चा हितैषी होता है। ये बात ये सीरीज़ कहती है और ये सच्चाई, ये जीवन में सबसे बेसिक बात होती है कि हमें हमारी कमियां सुनने की भी क्षमता रखनी चाहिए। प्रॉब्लम्स से भागना, हमारी कमियों से भागना या कड़वी सच्चाई सुनने से भागना, ये किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता। इसके बाद में पेरेंट्स की डांट या मार की अगर हम बात करें तो देखिए इस सीरीज़ में जो नाम दोसान का कैरेक्टर है वो बार बार असफल होता रहता है, सक्सेस उसे नहीं मिल पाता। उसने एक नया स्टार्टअप शुरू किया है, काफ़ी लंबे समय से वो ट्राई कर रहा है। उसके पेरेंट्स उससे परेशान है कि भाई ये कुछ करता क्यों नहीं। उसके पेरेंट्स उसको डांटते भी है, मारते भी है, पर उस डांटने मारने वाले पेरेंट्स को इस सीरीज में गलत कहीं पर भी 1% भी गलत नहीं दिखाया है। उल्टा जो नाम दोसान का कैरेक्टर है ना, उसकी असफलता के लिए उसको खुद में कमियां खोजते हुए दिखाया है। वो अपने पेरेंट्स को कहीं पर भी दोष नहीं देता खुद की कमियों के लिए और ना ही ये सीरीज कहीं पर भी पेरेंट्स को दोष देती है। उल्टा उन पेरेंट्स की डांट को, मार को इस सीरीज में पॉजिटिव वे में दिखाया गया है। वो काफ़ी प्रेशर डालते हैं अपने बच्चे पर कि क्या यार तू सक्सेसफुल नहीं हो रहा। वो बार बार उसको बहुत डांटते रहते हैं, पर उस ये डांट कितनी आवश्यक है, ये बात ये सीरीज सिखाती है। दोस्तों इसके बाद में जो हमारे घर के बुजुर्ग होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, उन्होंने हमारे लिए जो बलिदान दिया है, त्याग तपस्या की है, जिस गरीबी के हालातों में उन्होंने जीवन जिया है, उन बातों का ये सीरीज बहुत सम्मान करती है, अलग अलग कैरेक्टर्स के द्वारा सम्मान करती है। जैसे कि इसमें एक दादी का कैरेक्टर है, चॉय उनका नाम है। उन्होंने मतलब उनका और जो वो हांजी प्योंग का मैंने कैरेक्टर बताया ना, जो जज होता है, उन दोनों के बीच का जो रिश्ता है ना, वो आपको फूट कर रोने के लिए मजबूर करेगा। उस दादी ने हांजी प्योंग पर बचपन में कुछ उपकार किए हुए होते हैं, पर हांजी प्योंग जीवन भर उन उपकारों को भूलता नहीं है। उन उपकारों का ऋण चुकाने के लिए वो जो भी कुछ करता है ना सीरीज़ में, वो बातें आपको अंदर से फूट कर रोने के लिए मजबूर करेंगी। दोस्तों इसके अलावा इस सीरीज में एक पत्नी का कैरेक्टर है जो अपने स्ट्रगल करने वाले पति को, जो एक नया स्टार्टअप शुरू कर रहा है, उसका उद्देश्य बहुत महान है, पूरी दुनिया को वो बदलना चाहता है, बहुत दूरदृष्टि है उसकी, पर अभी नया स्टार्टअप शुरू किया है, गरीबी है, उतना कुछ बढ़िया तरीके से अपने परिवार को वो नहीं रख पाता। इस कारण से वो पत्नी अपने पति को छोड़ देती है, एक अमीर आदमी के साथ में वो शादी करती है। उनकी 2 बेटियां हैं। एक बेटी अपने गरीब पिता के साथ में रहना पसंद करती है और दूसरी बेटी अपनी माँ की तरह होती है, लालची, वो एक अच्छी लाइफस्टाइल चाहती है, इसलिए वो अपनी माँ के साथ में चली जाती है। यहाँ पर अब जो सास का कैरेक्टर है, उस पति की जो माँ होती है, स्ट्रगल करने वाले पति की जो माँ होती है, वो एक सीन में कहती भी है कि भाई मैंने तो अपने बेटे से कहा था कि भाई ऐसी लड़की से, ऐसी औरत से तुम शादी मत करो, पर मेरी सुनता कौन है। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि ऐसा कहने वाली सास को हमारी किसी बॉलीवुड की फिल्म में या वेब सीरीज़ में अच्छा दिखाया जाएगा? जो सास अपनी बहू को डांटती है, जो अपने पति को छोड़ना चाहती है, पति का ध्यान नहीं रख रही है, दूसरी शादी करती है, उसके लिए वो सास उसे डांटती है और उस सास को अच्छा दिखाया जाए, ऐसा आप पॉसिबल है? नहीं। उल्टा हमारे यहाँ पर तो जैसी फिल्में वेब सीरीज़ बन रही है, उनमें तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को, ओपन मैरिज को, इनको जस्टिफाई करने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए छोड़िए, आगे बढ़ते हैं हम। तो एक बेटी गरीब पिता के साथ में रहती है और दूसरी बेटी अपनी माँ के साथ में उस दूसरे अमीर पिता के पास चली जाती है। सीरीज़ में बाद में ये जो 2 चॉइस ये दोनों बहनें लेती है, अब जो बहन गरीब पिता के साथ में रहती है उसकी चॉइस कैसे सही थी, ये बात ये सीरीज़ हमें बताती है कि भाई जीवन में संपत्ति, बाहरी जो ऐशो आराम होते हैं, पैसे होते हैं, लग्जरियस लाइफस्टाइल होती है, ये सारी खोखली बातें हैं। जीवन में
उच्च आदर्श, फैमिली वैल्यूज़, अपने पिता की कदर करना, पेरेंट्स का सम्मान करना, ये बातें कैसे मायने रखती है, ये बात सीरीज़ में आगे जाकर सिखाई गई है। ये सीरीज़ हमें सिखाती है, बताती है। और वो जो पत्नी थी जिसने अपने उस गरीब पति को, स्ट्रगल करने वाले पति को छोड़ दिया होता है, वो आखिरकार अपने उस अमीर पति को बाद में छोड़ देती है। वहाँ पर उसे पता चलता है कि उसकी चॉइस, उसका निर्णय कैसे गलत था, और वो फिर से अपनी सास के पास आती है, सास की सेवा करती है। मुझे नहीं लगता कि हमारे हाल ही में पिछले 15-20 वर्षों में कोई भी मैंने ऐसी भारतीय फिल्म देखी है, केवल बॉलीवुड की ही मैं बात नहीं कर रहा हूँ, दूसरी कोई भारतीय फिल्म मैंने ऐसे देखी हुई हो। हाँ, कुछ तेलुगु फिल्में ऐसी है जिनमें पारिवारिक मूल्यों को सही से दिखाया जाता है, पर तेलुगु फिल्मों के अलावा मुझे नहीं याद कि मैंने किसी भारतीय फिल्म में इतने बढ़िया तरीके से जो फैमिली वैल्यूज़ को दिखाया जाता है वो दिखाए गए हो, मुझे कम से कम याद नहीं है। एंडिंग में मैं बस एक और बात आप सबसे कहना चाहता हूँ कि सीरीज़ की शुरुआत में जो चंग म्योंग का कैरेक्टर है, जो गरीब पिता, मैंने आपको कहा ना, जिसने अभी अभी नया स्टार्टअप शुरू किया होता है, 20 वर्ष पहले की वो बात होती है। पहले एपिसोड का वो पार्ट है, और वो जो पिता का कैरेक्टर है ना, वो आपको इस प्रकार से रुलाएगा, इस प्रकार से आपको वो रुलाएगा ना कि आप आंखों से, नाकों से पानी बहना छोड़िए, आप आवाज़ कर करके रोएंगे। वो कैरेक्टर आपको वो आपके क्या हालात करेगा ना, वो कैरेक्टर आप देखिए, फिर आपको पता चलेगा। वो जो एक्टर थे, उन्होंने इट्स ओके टू नॉट बी ओके में मिस्टर ली का कैरेक्टर प्ले किया था, वहाँ पर भी मुझे उनका परफॉर्मेंस बहुत पसंद आया था। और उसके बाद जब मैंने यहाँ पर उनको देखा ना, यार क्या परफॉर्मेंस दिया है उन्होंने। और उस पिता का अपनी बेटी के प्रति जो प्रेम है, मैंने इतने बढ़िया एक पिता और बेटी के बीच का रिश्ता या फैमिली वैल्यूज़ नहीं यार, इससे पहले नहीं देखे, इससे पहले मैंने सच में नहीं देखे। मैं हाथ जोड़कर आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, सच में हाथ जोड़कर आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ इस सीरीज़ को आप देखिए, स्टार्टअप को। मैं इसमें कोई भी कमियां नहीं निकालना चाहता हूँ, पर एक बात बस मैं कहूँगा कि 12वें एपिसोड के बाद में 13वां, 14वां और 15वां जो एपिसोड है वो थोड़ा सा आपको स्लो लग सकता है, पर फिर भी वो एपिसोड्स भी मुझे हृदय से बहुत पसंद है। और ओवरऑल ये सीरीज़, प्लीज़ आप इसे ज़रूर देखिए। मैं बहुत ही स्ट्रांगली, आप कुछ भी देख रहे हो छोड़ दीजिए उसे, सीरियसली कह रहा हूँ, छोड़ दीजिए और इस सीरीज़ को देखना शुरू करिए। हिंदी में अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर, और प्लीज़ ज़रूर देखिए। इसकी हिंदी डबिंग मुझे बहुत पसंद आई। मैं स्टार्टअप को दूंगा 9.5 आउट ऑफ 10 स्टार्स। टाइटल गाइडेंस की बात करें तो आराम से पूरे परिवार के साथ में आप देख सकते हैं। केवल 2 किसिंग के सीन है इसमें, पर आजकल तो भाई जैसे आइटम सॉन्ग्स वगैरह या जैसी एड्स वगैरह भी हमारी दिन भर टीवी पर आती रहती है, उस दृष्टि से तो कुछ मतलब आप पूरे परिवार के साथ में आराम से इस सीरीज़ को देख सकते हैं। बाकी आपने अगर इस सीरीज़ को देखा है तो प्लीज़ आपका एक्सपीरियंस मुझे आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। जय श्री राम, वंदे मातरम।